फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी 10 पर। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों को हाल ही में संसद में पास किया गया है और पूरे देश में इन बिलों का बड़े पैमाने पर विरोध भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम भी होगा और आप लोग देख भी रहे होंगे। तो देखिए, ये तीनों बिल क्यों लाए गए हैं, आज मैं इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा और बहुत ही आसान सी भाषा में कि इनका विरोध क्यों हो रहा है, क्या है और ये बिल किसान विरोधी क्यों कहे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले इन विधेयकों के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए पहला है फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन सुविधा विधेयक 2020। देखिए दूसरा बिल है द फार्मर्स इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। हिंदी में बात करते हैं मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि बंदोबस्त सुरक्षा विधेयक। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। देखिए ये जो बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, ये 1955 वाला ही है। 1955 में सरकार ने एक आवश्यक वस्तु अधिनियम जारी किया था, उसी में संशोधन किया गया जिसको मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। देखिए अभी जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, हालांकि अभी लॉकडाउन पीरियड ही है, जून अभी पीछे जून 2020 में राष्ट्रपति जी ने एक अध्यादेश जारी किया था इन बिलों को लेकर। उस समय इनका इतना बड़ा विरोध नहीं था क्योंकि सत्र चल नहीं रहे थे, इतना लोगों को पता भी नहीं था। हालांकि सबसे ज़्यादा विरोध इनका भी सितंबर माह में देखने को मिला है, जैसे कि आप सब लोग देख भी रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जिसके तहत ये राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश होता क्या और क्यों जारी करते हैं, कैसे जारी किया जाता है। देखिए अध्यादेश क्या होता है, आइए सबसे पहले हम इस अध्यादेश को समझ लेते हैं। संविधान का है आर्टिकल 1, 2, 3। ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं किसी प्रॉब्लम से संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदन नहीं चल रहे हैं, तो जैसे जनहित में कोई अर्जेंट कानून लाना पड़ गया, तो उसके लिए राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। कानून देखिए बनता कैसे, सबसे पहले इसको संसद में पेश किया जाता है। संसद में क्या होता है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। सबसे पहले ये बिल लोकसभा में लाया जाता है, फिर वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति पे। जब राष्ट्रपति जी इस पर मुहर लगा देते हैं फिर बन जाता है ये अधिनियम, यानी कि कानून बन जाता है। ठीक है, जब ये संसद में आता है, जब जब राष्ट्रपति जी इसको अध्यादेश जारी करते हैं तो उसकी वैधता 6 माह तक की होती है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। उसके बाद जब ये संसद में आ जाता है तो उसकी वैधता रहती है 6 सप्ताह की, यानी 6 सप्ताह के अंदर अंदर ये कानून बन जाता है। तो आइए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आज़ादी के बाद हमारे देश में कृषि व्यवस्था कैसी थी। ये एपीएमसी एक्ट क्या है, ये 1950 में लाई थी सरकार। पहले क्या होता था, देखिए जब भारत देश आज़ाद हो गया था तो 1950 के टाइम पर जो जमींदार होते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, वो किसानों को बहुत शोषण करते थे। यानी कि आपने देखा होगा मूवी वगैरह में भी, जैसे कि छोटे मोटे किसान होते थे तो वो लोग उनकी क्या ज़मीन या तो हड़प लेते थे या फिर उनकी फसल को बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही दाम देते, जिससे बेचारे किसान उनका बहुत शोषण होता है। इसको देख के राज्य सरकार ने, क्योंकि कृषि जो है राज्य सरकार का ही विषय है, तो राज्य सरकार ने एपीएमसी मंडियां लागू की थी। एपीएमसी मंडियां क्या होता है, एपीएमसी एक्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसमें हम आमतौर पर सरकारी मंडियाँ, गल्ला मंडियाँ, जहाँ भी जो लोग जिस तरह से अपने क्षेत्र के हिसाब से भाषा का प्रयोग करते हैं, आमतौर पर इन्हें मंडिया ही कहा जाता है। इन मंडियों में क्या होता है, देखिए सरकार ने एक क्षेत्र बना दिया कि आप किसान जो है आप इस चीज़ यहाँ पर आकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। अब यहाँ पर किसान फसल किसको बेचेगा, यहाँ पर सरकार को नहीं बेचेगा, यहाँ पर बेचेगा आड़तियों को, जिसे कि आजकल ये चर्चा में ये मिडल मैन कहा जा रहा है। देखिए मिडल मैन कोई गलत टर्म नहीं है, ये तो रहना ही है, क्योंकि इसके बिना अब मान लिया अगर मान लिया निजीकरण हो जाता है तो उस वक्त ये लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो प्राइवेट वाला, मान लो कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी, वो डायरेक्ट तो किसान से खरीदेगी नहीं, वो भी किसी बीच वाले को लाएगी, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। देखिए बात आती है इसकी एपीएमसी एक्ट की, तो सरकार ने मंडियाँ बना दी थी। देखिए ये बिल जो है ये भी कुछ इसी तरह का है जो पहला वाला बिल है इसका। देखिए मैं आपको पहला बिल समझाता हूँ। पहला बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। हिंदी में कहते हैं कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन सुविधा विधेयक। देखिए ये बिल क्या कहता है, ये बिल किसानों को मंडियों के बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है, यानी कि अधिक क्षेत्र उपलब्ध होंगे और फसल बेचने में भी आसानी होगी। इससे क्या होगा, देखिए देखने में तो ये लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बिल है, किसानों को फ़ायदा है, बट इसमें इसका विरोध क्यों हो रहा है। किसानों का क्या कहना है, किसानों का कहना यह है कि मान लिया कल को सरकार का एमएसपी 1925 रुपये है, ठीक है, अब कोई बाहर की प्राइवेट कंपनी आती है, वो देती है 2200 रुपये का रेट, तो किसान जो है यहाँ ना दे करके वो 2200 वाले को ही देगा। ठीक है,
अब जब हालांकि जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, निजीकरण बढ़ जाएगा, जब कंपनियां आएंगी तो फिर वो ज़्यादा रेट देंगे स्टार्टिंग में, किसान वहीं देगा। और जब क्या है, किसान अपनी फसलों को अच्छी रेट में बेचेगा, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये एपीएमसी मंडियां जो होती हैं, जब इसमें खरीद फरोख्त होती है तो 4 से 5% का टैक्स जो है राज्य सरकार को जाता है। ठीक है, अब जब इसमें खरीद फरोख्त नहीं होगी, किसान इसमें अपनी फसल बेचेगा नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होगी, तो उसके बाद सरकार भी इन्हें क्यों चलाएगी, सरकार भी इनको बंद कर देगी, क्योंकि इनको मेंटेनेंस करना में बहुत खर्चा लगता है। सरकार ने चला क्या, अगर ये भी बंद कर दी तो उसके बाद क्या होगा, किसान ना एक बंद जाएगा। मतलब एक तरफ से एपीएमसी मंडियाँ खत्म हुई, जैसे कि 2006 में बिहार में देखा गया था, बिहार में एपीएमसी मंडियाँ खत्म कर दी सरकार ने। उस वक्त किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत हंगामे भी हुए थे। तो उसी तरह का कुछ ये है, क्योंकि एपीएमसी मंडियाँ रहेंगी नहीं, फिर किसान की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि फिर जो प्राइवेट कंपनी होंगी वो आने वाले सीजन में 4-5 साल तक अच्छा रेट देंगे, आने वाले टाइम में कहेंगे भैया हम तो आपको 1500 तक का ले सकते हैं, आपको देना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, कहीं और बेचो। तो उस समय किसान मजबूर हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि मंडियों के बाहर फसल बेचने का अधिकार है, ठीक है, मान लेते हैं मंडी के बाहर फसल वो पहले ही बेच सकता था किसान, ठीक है। मगर इसमें क्या होगा, मान लिया कोई, आमतौर पर भारत में जो है सर छोटे किसान है, इतने बड़े भी नहीं है। मान लिया किसी के पास 100 टन है अनाज, अब वो 100 टन को लेके या 50 टन, 10 टन, 20 टन दूसरे राज्य जाता है, मान लिया यूपी से लेकर राजस्थान जाता है, वो 200, 200, 500 किलोमीटर का सफ़र जाएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अगर मान उसको वहाँ भी रेट नहीं मिला, तो उसकी फसल जो बेकार हो जाएगी और उसको काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी सिंपल सी बात है, ट्रेड एरिया तो बढ़ेगा, मगर जब ट्रेड एरिया बढ़ेगा तो किसान जो अपनी फसल प्राइवेट कंपनियों को देगा, अच्छे रेट में लेंगे, तो जो मार्केट टैक्स जो सरकार को जाता है एपीएमसी मंडियों से, वो ख़त्म हो जाएगा। जब टैक्स नहीं आएगा तो सरकार भी इनको बंद कर देगी, एपीएमसी मंडियाँ बंद हो जाएंगी, तो किसान का जो है फिर किसान एक तरह से बन जाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी दूसरे को देना, प्राइवेट वालों को, कि भाई वो तो फिर अपनी मनमानी का रेट लेंगे ना, कहेंगे भाई हमें तो इतने में देना है, अपने देना है तो, नहीं तो मत दो। ठीक है, पहला बिल तो ये रहा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बिल बताता हूँ। देखिए दूसरा बिल, इसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि बंदोबस्ती सुरक्षा विधेयक। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वर्ड आपने सुना, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वर्ड, आपने सुना भी होगा। तमिलनाडु ने इसे लागू भी करा था, तमिलनाडु पहला राज्य बना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। देखिए क्या होता है, ये बिल क्या कहता है, ये बुआई से पहले फसल बेचने का अधिकार देता है किसान को। एक मिनट, एक बुआई से पहले फसल बेचने का अधिकार देता है किसान को, यानी कि बुआई से पहले कैसे, यानी कि मान लिया कोई किसान है, उसने अभी तक फसल नहीं बोई है, ठीक है, कोई कंपनी आती है, उससे कहेगी कि भैया आप जब फसल, अब आपका गेहूं का सीजन है, आप फसल बोगे, मैं आपकी फसल को 2200 रुपये कुंटल में ले लूँगा जब आप बोगे फसल, ठीक है। तो इससे किसान खुश हो जाएगा कि भाई किसान को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी फसल को बोने से पहले उसका ग्राहक मिलकर अच्छा रेट जाएगा। मान लिया कि एपीएमसी में एमएसपी है इसकी 1900 रुपये, वो देगा उसको 2400 रुपये, तो उसको अच्छा रेट मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय कृषि तो आप जानते हैं वैसे मौसम पर आधारित है, कभी बारिश की वजह से बहुत सारी फसलें बर्बाद भी होती है, इसमें किसान को फ़ायदा होगा। कोई बात नहीं, फ़ायदा हो जाएगा। पर इसमें नुकसान क्या है इसका, देखिए किसान क्या कह रहा है, उस किसान का कहना यह है, किसान विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होगा, जैसे कि मान लिया आप सभी को पता होगा, जियो स्टार्टिंग में जब आया था, ठीक है, जब जियो आया था तो जियो का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जियो ने क्या करा था कि बहुत ही सस्ते में बहुत सिमें उपलब्ध कराई थी, सस्ते में नेट दिया, सब कुछ दिया था, ठीक है। लोग बहुत बड़े जियो की तरफ बड़े, बहुत सारे ग्राहकों की जियो ने अच्छी खासी मार्केट बना ली। उसके बाद फिर उसने अपनी एक लिमिटेशन रख दी कि भाई इतने का है, इतने इतने करके जो भी है, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। उसी तरह का कुछ ये है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है प्राइवेट कंपनियां या बड़े व्यापारी अच्छा रेट देंगे किसान को, अच्छा रेट देंगे, बुआई से पहले उसकी फसल भी खरीद लेंगे, अच्छा भी रेट देंगे। मान लिया स्टार्टिंग में उन्होंने 2500 रुपये दिए, 2200 दिए, 2400, उसके बाद फिर जब एपीएमसी मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सरकार बेसिकली ये बात है उन्हें बंद ही कर देगी, जब एपीएमसी मंडियाँ होंगी नहीं, फिर किसान को एक मजबूरी हो जाएगी फिर देने के लिए, फिर से वही बात आ जाएगी कि अगर आपको देना है तो भाई इतने में दो, फिर धीरे धीरे ये लोग रेट गिराते जाएंगे। तो किसान का कहना क्या है, किसान विरोध ये कर रहा है कि आप जो प्राइवेटाइज जो ये निजीकरण आप कर रहे हैं ना, इसको भी एमएसपी से जोड़ दीजिए। हालांकि एमएसपी ख़त्म नहीं करी सरकार, क्योंकि खुद पीएम जी ने भी कहा है, मोदी जी ने भी कहा कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, पर उसको कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब एपीएमसी मंडियाँ रहेंगी नहीं, रेट मिलेगा नहीं, सिर्फ वैसी बात होगी जैसे कि बीएसएनएल है, सरकार कहती है हमारी सर्विस है आप यूज़ करिए, पर क्या फ़ायदा, उसकी सर्विस नहीं है, बाकी कंपनियाँ आगे निकल चुकी हैं। सिर्फ ऐसा ही इसका भी है। किसानों का कहना है कि आप अगर एपीएमसी मंडियाँ खत्म हो जाती हैं तो किसान कहाँ जाएगा, फिर किसान को मजबूरी में ही प्राइवेट कंपनियों को 1500, 1400 जितने वो कहेंगे उनको देना ही पड़ेगा। उनकी मजबूरी हो जाएगी, इतना नहीं हर किसान के पास स्टोर करके रख नहीं सकता, उसको देना पड़ेगा। किसानों का कहना यह है कि आप एमएसपी प्राइवेट सेक्टर में भी जोड़ दीजिए, कि अगर मान लिया गवर्नमेंट एमएसपी 2000 रुपये है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी एक हो जाए कि हाँ भाई तुम भी 2000 रुपये से कम नहीं लेना चाहिए, कम नहीं लोगे कोई फसल। बट सरकार ऐसा करेगी, अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर एपीएमसी में फ़र्क क्या रहेगा, फिर वही बात हो जाएगी, ठीक है।
दूसरा बिल तो ये होता है, इसमें भी किसान को नुकसान ही नुकसान है। तीसरा बिल मैं आपको बताता हूँ, आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। ठीक है, देखिए ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जब आया था 1955 में, ये कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम आया था 1955 में। उस समय क्या था कि जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो कि एक कई गाँव में बड़े जमींदार व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे कि असीमित भंडारण कर लेते थे। जैसे कोई भी मान लिया गाँव में दाल की खेती है, प्याज की, आलू या धान चावल, जो भी असीमित असीमित भंडारण कर लेते थे। बट जब मार्केट रेट ज़्यादा आता था तो वो उन्हें अपनी मनमर्जी दामों पर बेचते थे। इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती थी, किसानों का शोषण होता था। उस समय फिर सरकार ने क्या किया, 1955 में एक आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार लेके आई, जिसमें कि सरकार ने उन पर जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया कि एक तय सीमा से ज़्यादा कोई भी व्यापारी ये अपनी मतलब कोई भी व्यापारी फसल को इकट्ठा नहीं कर सकता है, जो भी है। ठीक है, उसके तो ये जो कानून लाया गया, तीसरा वाला जो बिल है कृषि का, इसमें भी यही है। इसमें ये आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधन करके फिर से ये 1955 जैसे हालात ही आ गए। किसानों का कहना यह है कि अगर ये भी कानून पास होता है तो 1955 जैसे हालात देश में फिर से आ जाएंगे, क्योंकि ये जमाखोरी का असीमित अधिकार देता है ये कानून 1955 जो आवश्यक वस्तु संशोधन हुआ है। ठीक है, ये इसमें यह है कि अब किसान अनलिमिटेड जमाखोरी, अनलिमिटेड अपने पास जितना चाहे जमा करके रख सकता है। मान लिया किसी साल मंडी आती है 1800 रुपये या 1700 रुपये, तो जो बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति हैं, जैसे कि अब रिलायंस वाले हैं, आपको को पता ही है, वो अपने गोदाम पूरे फुल करके रख लेंगे। जब अगला सीजन आएगा, जब किसान बेचने जाएगा, एपीएमसी मंडियाँ होंगी नहीं, कहाँ बेचेगा? जब कहेगा तो भाई वो प्राइवेट वाले कहेंगे, जो कंपनियाँ की भाई हमारे पास तो अनाज पड़ा है पहले से, अगर आपको इतने में देना है तो दो। तो यहाँ भी किसान फंस जाएगा। तो वो किसानों का कहना यह है कि देखिए ये तीनों बिल किसान के लिए नुकसान ही है। इसमें किसान सड़कों पर आ गया, बेचारे कई लोग मर भी चुके हैं, और रोज़ के लोग प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं इसको। तो इसमें ये देखिए ज़्यादातर जो भी कानून है ये कंपनी के फेवर में ही लग रहा है। जितना भी इकोनॉमिक्स का कहना है थोड़े कि ये कंपनी के फेवर में, किसानों का इसमें कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा, क्योंकि धीरे धीरे जमाखोरी बढ़ेगी तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, इसमें किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि किसान की रोजी रोटी जो होती है फसल ही होती है। देखिए अगर उसको उसका रेट नहीं मिलेगा तो फिर बेसिकली बात है, फिर देश कहाँ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये तीनों कानून थे जो कृषि के कानून थे, जो मैंने कृषि जो बिल थे मैंने आपको समझाए। अगर मुझसे इसमें जो गलती हो गई है बताने में कुछ भी, तो आप उसे क्षमा करिएगा। क्योंकि देखिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया स्टडी टाइम, मेरी पहली वीडियो है, तो मैंने सोचा मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ। अगर मुझसे इसमें जो गलती होगी उसे आप क्षमा करिएगा। और प्लीज़ आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक करें, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। स्टडी ग्रुप में आपके पास जो भी करें शेयर कर दीजिए। थैंक यू।